विद्या के मंदिर में हम सब बैठे हुए हैं। मैं अपनी शुरुआत माँ शारदे की प्रार्थना के साथ करना चाहता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शोभ्रवस्त्रावृता या वीणांबर दंड मंडित करः या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभतिभ देवै सदा वन्दितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। बहुत बहुत नमन माँ शारदे को। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में बहुत बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा सर, जिनसे मैं बहुत पिछले कई वर्षों से संपर्क में हूँ और मुझे खुशी है कि आज ऐसी महान विभूति को अपने बीच में पाकर मुझे बहुत आनंद का अनुभूति हो रही है। आप प्राचार्य हैं और हमारे बीच में बहुत ही शानदार आपने विश्लेषण किया और एक व्यवहारिक और धरातल पर किया हुआ रिसर्च वर्क शाह आलम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत सारे पहलुओं से हम भी अनभिज्ञ थे, वो आपने बात बताई। और हमारे बीच में कवि और प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राजीव राज जी हैं। कल मैंने आपको सुना तो निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे लोग जो है वो सृजन की बात करते हैं, विध्वंस की बात नहीं करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मानवता को जोड़ने की बात करते हैं आप। डॉक्टर विनीत कुमार जी ने एक बहुत ही विविध पहलू को छुआ। मुझे आपने जो आजकल बीमारी चल रही है उसके ऊपर मैं भी चूंकि डायबिटिक हूँ तो मुझे लगा कि आपकी जो दी गई जानकारियाँ हैं वो मेरे लिए भी लाभप्रद होंगी। एक्चुअली क्या होता है, ज्ञान सबको मालूम होता है बट धारणा उसकी जो होती है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। तो ऐसी शक्ति हम सबको मिलती है कि वो जो ज्ञान यहाँ मिल रहा है उसको हम जीवन में धारण करें, तभी तो इस संगोष्ठी की जो संकल्पना है वो सफल साबित होगी। कल विशेष रूप से साहित्य पर चर्चा हुई और साहित्य के पक्ष को छुआ गया और जो शाम को कवि गोष्ठी हुई उसमें जरूर सभी कवियों ने थोड़ा थोड़ा हर पहलू को छूने का प्रयास किया है। और अभी तक एक पक्ष अछूता रहा है कि जो इटावा है उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के कुछ विशेष पहलू को अपने बहुत चंद समय में मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत शोध पत्र अगर लंबा यहाँ वाचन करने लग जाऊं तो मेरी समझ से फिर वो लंबी लंबी बातें जो है वो उनका कोई आनंद नहीं रह जाएगा। कुछ खास विशेषताओं को, जैसे क्योंकि इटावा पर जब रिसर्च हुआ या ये सेमिनार के बारे में जब बात हुई तो मैंने भी जानने और समझने का प्रयास किया। उससे पहले वास्तव में गहराई से जानने की मैं भी बहुत सारे बिंदुओं को नहीं जानता था। इटावा जो बताया गया पांचाल प्रदेश का अंग रहा है और उसमें महाभारत काल की बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो बकेवर से हो, चाहे वो चकरनगर से हो, चाहे वो कुदरकोट से हो जहाँ आपकी पोस्टिंग रही है। कुदरकोट भी बहुत प्रसिद्ध जगह रही है। और या फिर वर्तमान हम राजनीतिक पटल पर अगर देखें तो अपना एक खास स्थान रखता है। जैसा कि शाह आलम साहब ने बताया कि बदनाम बहुत किया जाता रहा है इटावा, क्योंकि मैं भी जब भी बाहर रहा तो लोग इटावा को पहले नहीं जानते थे। इटावा को जानने और समझने का जो मौका मिला है, वास्तव में मुझे लग रहा है कि मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो नहीं तो लोग कहते थे एटा। कई बार मैं बाहर रहा हूँ एयरफोर्स में, लोग कहते थे एटा को तो जानते, इटावा और एटा में एक ही चीज, उन दोनों को एक ही बताने का वो प्रयास किया करते थे। मैंने कहा नहीं, इटावा अलग है। और तब ये इटावा जनपद ही हुआ करता था और मैं भी इसी जनपद का अभी भी अंग हूँ। ये बात अलग है कि इसका नामकरण औरैया हो गया, लेकिन हाई स्कूल इंटर की मार्कशीटों में बाकायदा हमारे इटावा लिखा हुआ है।
तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि आज इटावा के ऊपर जो है परिचर्चा हो रही है। अब अपनी कुछ खास बातों को बताने का प्रयास करूंगा जो समाज से जुड़ी हुई बातें हैं, सामाजिक संरचनाओं से जुड़ी हुई बातें। अभी राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम में एक दिन ग्राम मोहल्ला में जाना हुआ। हमारे प्राचार्य जी भी वहां पर मौजूद थे और वहां पर जो महिलाएं आमंत्रित की गई वो अधिकांश महिलाएं जो थी वहां की पर्दा किए हुई थी, घूंघट में बैठी थी। और जब उसे इस बारे में कहा भी गया उसके बावजूद भी वो तैयार नहीं हुई कि अपने घूंघट को हटा लें। तो इस पर एक विचार करने की जरूरत है। बाद में कोशिश बहुत जारी रही तो 2 लोग लास्ट में फिर भी रह गए। कितनी गहराई से कुछ प्रथाएं हमारे मन मस्तिष्क में डाल दी जाती हैं कि हम उनका अगर विरोध करें तो लगता है कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। इसी मानसिकता ने महिलाओं को 2 दर्जे का उनके साथ में भेदभाव बहुत किया है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने जब पेश करूंगा तो आपको स्वतः लगेगा कि ये इटावा के जो आत्मसम्मान और गौरव की बात में उसमें एक छोटा सा धब्बा तो है ही। जब हम साक्षरता की बात करते हैं, हमारा एक स्टूडेंट है बिसौली में मेरी पोस्टिंग नहीं, फोन करके कहता है गुरुजी आप तो बड़े अच्छे जनपद से आते हैं, साक्षरता में आपके जिले का नाम टॉप में आता है। ये वास्तव में फक्र की बात है कि इटावा और औरैया जनपद जो है टॉप 5 में शामिल हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात करें साक्षरता में तो गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा कहते हैं, बहुत बड़ा शहर है, बहुत अच्छी चीजें हैं वहां पर, साक्षरता में नंबर 1। लेकिन जब हम महिला लिंगानुपात की बात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं, तो जो पूरी लिस्ट निकल के आती है उसमें सबसे नीचे नोएडा आता है, सबसे नीचे। कहां ऊपर से नंबर 1, कहां नीचे से नंबर 1। और लगभग यही स्थिति हमारे जनपद इटावा की है। और मैं आंकड़े आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सेक्स रेशियो की बात करें तो भारत में 2011 की जनगणना भी 21 की हुई नहीं है क्योंकि कोविड काल से काफी चीजें पटरी पर नहीं आ पाई हैं। भारत में ये 940 है सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों पर। देखिए आंकड़ा आपको अंतर बहुत कम लगता होगा, लेकिन ये 60 का आंकड़ा जब करोड़ों में बैठता है, करोड़ों की जनसंख्या में, तो इतना बड़ा प्रभाव डालता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध और खास तौर से लैंगिक अपराध, यौन अपराध, इसी सेक्स रेशियो ने और बढ़ोतरी करने का काम किया। बहुत सारे लोग अविवाहित रह जाते, कुंवारे रह जाते। कहाँ शादी होगी बताइए? 1000 और 1000 का मामला होना चाहिए, वहां पे 940, 60 लोग रह गए। फिर क्या करते हैं वो लोग? हमारे फतेहपुर साइड चले जाते हैं, बिहार चले जाते हैं। और ऐसे लोग कौन होते हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाती, जो पढ़ाई लिखाई में या जो एक आम समस्या आज समाज में व्याप्त है, नशाखोरी की बहुत बड़ी समस्या व्याप्त है। साक्षरता में भले ही आगे हैं, लेकिन शराब में मुझे लग रहा है कहीं पीछे नहीं है, नंबर 1 के आसपास रहना चाहिए। शराब पीने में बहुत आगे है, गाँव के लोग खासतौर। नशाखोरी की बहुत बड़ी समस्या है और इस पर जब मैं जाता हूँ तो ये गाँव के गाँव एकदम। और आजकल देखिए आप बहुत सारी मौतें भी शराब के नाम पे होती हैं। और शराब को तो महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अगर मुझे एक दिन का तानाशाह बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले शराब जो है शराबबंदी लागू करूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि कोविड काल में तो सब चीज बंद हो गई, लेकिन शराब की दुकानें बंद नहीं हुई। ये आज का हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य है, उनकी क्या सोच है, उन्हें पैसा चाहिए और किस तरीके से आता है साधन, और साथ में उन्हें कैसा भी हमारा साधन हो, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ हो तो कहां से आता है इस तरीके। तो ये भी एक सोचने की बात है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 912 का लिंगानुपात है, वहीं इटावा जनपद में 870। आप समझिए औसत से कितने हम नीचे हैं, 870। संख्या हो गई लगभग 130 कम।
21 करोड़ की आबादी तो तब रही थी, अब तो मुझे लग रहा है ये लगभग 30 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश होगा अगर इसकी जनगणना करा ली जाए। अब हम सेक्स रेशियो पर और बात करते हैं। बड़े शानदार आंकड़े आपको उपलब्ध कराऊंगा। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, जहां पर 1000 से ऊपर का आंकड़ा रहा है, और वो पढ़ाई में लगभग उतना अच्छा नहीं रहा है जितना कि औरैया और इटावा रहा है साक्षरता में। तो क्या कुछ ऐसा है कहीं ना कहीं सामाजिक संरचनाओं का कि महिलाओं को कितनी इज्जत दी जाती है, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, लड़कियों की स्थिति कैसी है, ये भी एक बिंदु जो है इसमें समाहित है। और एक चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात जो 0 से 6 साल तक का है, ये आंकड़ा वहां भी गिरा हुआ है और बहुत जबरदस्त गिरा हुआ है। 918 है, 919 और 925 जो जहां पर आंकड़ा 1000 से ऊपर है वहां पर ये संख्या 925 तक आ जाती है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, और उत्तर प्रदेश में खास उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 902 है और इटावा जनपद में तो और ही कम है 875। तो इस तरीके से जो लिंग अनुपात है वो बहुत कम है। समाज के लोग जो यहाँ पर बहुत विद्वान साथी हमारे बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हुए, मैं आपके सामने एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठाता हूँ कि जरा सोचिए कि वास्तव में अगर हम साक्षरता में बढ़ गए तो फिर ये क्या बात रही कि सेक्स रेशियो आखिर क्यों जो है वो बराबर पे नहीं आ रहा है, या कम से कम औसत से तो ऊपर हमें उठना चाहिए। अब देखिए एक चीज और मैं अपने बहुत थोड़े समय में अपनी बात को कहूंगा। मैंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आधिकारिक आंकड़े लिए हैं और उन आधिकारिक आंकड़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। महिलाओं के विरुद्ध तरह तरह के अपराध होते हैं। उन महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अपने इटावा जनपद की क्या स्थिति है? जैसा कि आपने कहा था कि इटावा को बदनाम बहुत किया जाता रहा है, ये तथ्य और आंकड़े आपको वास्तव में आज रूबरू कराएंगे कि इटावा की सन 2020 के जो आंकड़े अभी 2021 के जाने नहीं हुए हैं, 2020 के आंकड़े में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। डाउरी डेथ्स, दहेज से जुड़ी हत्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो पूरे जनपद जो है उन 75 जनपद में जो टॉप के 10 जनपद हैं उनमें आगरा, बहराइच, शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, बुलंदशहर, बरेली, खीरी, अलीगढ़, बांदा और कानपुर ये जनपद शामिल हैं। तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा तो सुकून मिला हुआ। इटावा नहीं है इसमें, और इटावा की पोजीशन इसमें 39वीं पोजीशन है। वहां पर मात्र 28 जो है डाउरी डेथ्स रिकॉर्ड की गई है और टोटल अगर प्रदेश की बात करें तो 2274, और अगर परसेंटेज की बात करें तो मात्र 1.23% डाउरी डेथ्स उत्तर प्रदेश में इटावा जनपद में रिकॉर्ड की गई है। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव सेक्शन 498 घरेलू हिंसा के मामले जो जुड़े हुए हैं उसमें भी आप देखिए जो टॉप जनपद हैं वो बड़े शहर हैं लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, बरेली, वाराणसी, मुरादाबाद, मथुरा और सीतापुर। इसमें भी कहीं इटावा नहीं है और इटावा की पोजीशन और नीचे चली गई है, 48 पोजीशन पर है और मात्र 87 घटनाएं ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई हैं जो टोटल का 0.60% है, 1% भी नहीं। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन ऑफ वुमेन, ये जो आंकड़ा है इसमें भी कहीं टॉप 10 में इटावा नहीं है और इसमें मात्र जो कुल घटनाएं 9109 प्रदेश में घटित हुई हैं उनमें मात्र 67 यानी कि ये रेशियो रहा 0.73%, एक से भी कम है। तो यहाँ भी हमें बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि कम से कम इस क्राइम ग्राफ में तो जो है वो नीचे है। रेप सेक्शन 376, इसकी अगर बात करें तो टोटल घटनाएं 2769 रिकॉर्ड की गई है और रिकॉर्ड है ये, और इसमें मात्र इटावा में 10 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं जो कि 0.36% है, एक से भी कम। Assault on women with intent to outrage her modesty under section 344 IPC के तहत ये भी घटनाएं जो है इसमें भी कहीं टॉप 10 में इटावा नहीं है। 9864 आंकड़ों में मात्र 0.51। ये आंकड़े बिल्कुल आधिकारिक है, कहीं हेरा फेरी वाले आंकड़े नहीं है कि नहीं आप इटावा के हैं तो इटावा के आंकड़े को कम करके बताया जा रहा है। आप इसे वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं।
एक मजेदार बात मुझे ये लगती है, पता नहीं आंकड़ा सही है, मुझे भी कभी कभी प्रश्नवाचक चिन्ह मन में नजर आता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत 1961 का जो है लगभग 3031 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, उनमें से एक भी घटना इटावा जनपद में घटित नहीं हुई है। इसके लिए आप ताली बजा सकते हैं। कब तक आधिकारिक रूप से नहीं, ऐसे तो घटनाएं ऑफ द रिकॉर्ड बहुत होती हैं, हम सब जानते हैं, आंकड़ा उससे बहुत कम है, बट यहाँ बात ऑफिशियली ही की जानी चाहिए मेरी समझ से। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एक्ट, इसमें जो गर्ल चाइल्ड विक्टिम्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो टोटल घटनाएं 6716, इसमें भी परसेंटेज की बात करें तो 1 से कम यानी कि 0.79% घटनाएं मात्र इटावा में घटित हुई। और हम लास्ट में कंक्लूड करते हैं, टोटल आप लोग अगर जोड़ने का प्रयास करते हैं तो 49,385 घटनाएं सन 2020 में रिकॉर्ड की गई है। महिलाओं के विरुद्ध की बात हो रही है, मैं सारे अपराधों को इसमें नहीं मैंने शामिल किया अपने स्टडी में। तो 49,385 जो केस रिकॉर्ड किए गए हैं, उनमें से मात्र 296 केसेस जो हैं इटावा में पाए गए हैं, जो टोटल का 0.59% है। तो ये लगभग मुख्य रूप से मैंने अपराध जो है जो घटित हुए हैं महिलाओं के विरुद्ध, उनका आंकड़ों का एक सकारात्मक पहलू, एक हमें कम से कम थोड़ा सा एक छोटी सी आशा, जो प्रोग्राम चलता था, मैं कभी टीवी पर आया करता था, वो नलिनी सिंह साहब प्रेजेंट किया करती थी, एक छोटी सी आशा। तो मुझे लग रहा है ये उम्मीद है, और बिना उम्मीद के जो है, उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज है। मुझे लग रहा है हम सबके सामूहिक प्रयासों से जो भी छोटी छोटी कुप्रथाएं हैं, कल एक हमारे बीच में तिलक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी के डॉक्टर प्रेमप्रकाश राजपूत जी, वो भी कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब बताया कि हमने कहा आप किस पे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी यही लैंगिकता के बारे में और इसे मैंने कहा बिल्कुल यही, मैंने भी आंकड़े लगभग इन्हीं पे मेहनत की है। तो उन्होंने बताया यहाँ लड़कियों को जो है खासतौर से चंबल के पार और बेहट के पार कैसे भ्रूण हत्या या कैसे लड़कियों को मारा जाता है। तो उन्होंने कुछ तंबाकू के बारे में बात बताई कि तंबाकू दे दी जाती है। अगर आप में से कोई जानता हो तो मुझे बताने या सभागार को बताने का मैं आपसे वो करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि बताएं हम लोगों को ये क्या होती है प्रथा, मुझे इसके बारे में समझना है। तंबाकू प्रथा क्या है, जिससे भी महिलाओं को, और कई जगह जो होता है लड़कियों को गर्भ में नहीं मारा जाता है बल्कि उसके बाद मार दिया जाता है, इसलिए आंकड़े और डिफर हो जाते हैं। उनके साथ में भेदभाव, इलाज नहीं करवाना, खाने पीने को नहीं देना, ऐसे छोड़ दीजिए। लड़कियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता वो तो प्रकृति ने बहुत अच्छी दी है, नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत ये आंकड़े और भयावह स्थिति होती हमारे बीच में। तो मैं अपनी बात को बस यहीं विराम देता हूं, और मैं जरूर आपके बीच में ये कुछ प्रश्न छोड़ के जाता हूं, कुछ अच्छे और कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के जाता हूं कि आखिर हम कैसे अपने समाज का निर्माण करें कि जिस पर हम अपना काला ऊपर कर सकें। थैंक यू, जय हिंद। डॉक्टर अनुपम सिंह जी एक वास्तविक शोध पत्र हमारे सामने प्रस्तुत किया उन्होंने, और इस संगोष्ठी में अब तक अनछुए रहे कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको अभी तक छुआ ही नहीं गया, किडनैपिंग, सेक्स रेशियो, डाउरी डेथ, रेप, एजुकेशन, आपराधिक मुद्दे, जो कि वास्तव में इस तरह की संगोष्ठियों में हम लोग धरातल स्तर पर आंकड़ों के माध्यम से वास्तविक स्थितियों को सामने रखते हैं, और आशा करते हैं कि हमारे प्रशासन के द्वारा इन आंकड़ों की, इन शोध पत्रों की सहायता से एक कुशल नीतियों का निर्माण किया जाएगा। वही हमारे संगोष्ठी की प्रासंगिकता होती है। उसको आयोजन कराने का उद्देश्य हमारा तभी सफल हो पाता है जब हमारे पास ऐसी आंकड़े, ऐसे शोध पत्र आए जो हमें आगे नीति निर्धारण करने में सहायता प्रदान करें। रिसर्च, शोध, इन कार्यों का वास्तव में यही उद्देश्य है। तो डॉक्टर अनुपम सिंह जी ने दैनिक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा के द्वारा इन मुद्दों को छूने का प्रयास किया, और मैं आशा करती हूँ कि इस
मंच के माध्यम से ये आंकड़े आगे जाएंगे और निश्चय ही हमारे जिले के प्रशासन को यह सोचने पे मजबूर करेंगे कि आगे इस पर कहां कार्य करने की आवश्यकता है कि हम अपने जिले को नए आयाम तक पहुंचा सकें। कार्यक्रम के आगे की श्रृंखला में मैं डॉक्टर राजीव राय सर, जिनको हम कल सुन चुके हैं, आज कुछ और नया सुनने की आशा में हम उनको यहाँ आमंत्रित करते हैं कि डायस पर आए और यहाँ इस डायस की शोभा बढ़ाएं। डॉक्टर